हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो सेक्शन के इस कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समावेशी विद्यालय के क्या आधार हैं एवं क्या सिद्धांत हैं। इसके अलावा यह भी बताया था कि समावेशी विद्यालयों के सृजन के क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं, क्या महत्व हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिएशन ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। इसकी चर्चा मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे की थी। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल पेपर 10 यूनिट 1 के अंतर्गत आज हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ disability and inclusive within the education framework, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंतर्गत, यूनेस्को 1989 के अंतर्गत और RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड इंक्लूसिव विथ इन द एजुकेशन फ्रेमवर्क, शिक्षा संरचना में अक्षमता और समावेशी की परिभाषा। साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, यूनेस्को 1989 और RTI एक्ट 2009 में समावेशी शिक्षा की क्या परिभाषा दी गई है, समावेशी शिक्षा के विषय में क्या उसके क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा संरचना में अक्षमता और समावेशी की परिभाषा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्य, कार्यक्रम एवं गतिविधि का संश्लेषण एवं विश्लेषण यदि हम करते हैं तो देखते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में भी समावेशी शिक्षा एवं समावेशी विद्यालयों की अनुशंसा की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में समावेशी शिक्षा एवं समावेशी विद्यालय की ओर विद्यालयों के लिए जो सुझाव दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था। पहला है छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम। जैसा कि आप पहले भी पढ़े हैं, जैसे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पढ़ते होंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाता होगा कि पाठ्यक्रम जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो उसी प्रकार शिक्षा संरचना में अक्षमता एवं समावेशी विद्यालयों के लिए भी जो रूपरेखा निश्चित की गई है उसमें पहला है छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, चाइल्ड सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम। बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था का सुझाव राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में व्यापक रूप से दिए गए हैं। इसमें छात्रों की रुचि एवं योग्यता को केंद्र मानकर उनके लिए विशेष प्रकार की गतिविधियों की व्यवस्था की जाती है। दूसरा है लोचपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, फ्लेक्सिबल, लचीला। जैसे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा कि पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, उसी प्रकार समावेशी विद्यालयों में भी जो अक्षम बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था की जाती है वह लोचपूर्ण होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। लोचपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में प्रत्येक शैक्षिक व्यवस्था को लचीला बनाने का सुझाव दिया गया है। शिक्षा व्यवस्था को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए।
इसमें सुझाव दिया गया कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को करिकुलर एक्टिविटीज में उस समय तक परिवर्तन करते रहना चाहिए जब तक छात्रों की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सके। इसके लिए समय समय पर पाठ्यक्रम की समीक्षा करनी चाहिए। अतः पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, ताकि समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। तीसरा है निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था, इम्पार्शियल एजुकेशन सिस्टम। निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। किसी बालक बालिका के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ऐसा हमारे संविधान में वर्णित है। तो प्रत्येक बालक एवं बालिका को अपनी इच्छा अनुसार विषयों के चयन का अधिकार मिलना चाहिए। इसमें शिक्षक द्वारा छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार या आवश्यकता अनुसार निर्देश या परामर्श प्रदान करना चाहिए। शिक्षक एक निर्देशक, एक परामर्शदाता के रूप में हो सकता है। शिक्षक विषयों को बालकों के ऊपर थोप नहीं सकता है। चौथा है अधिगमकर्ता को स्वतंत्रता, फ्रीडम टू लर्नर। शिक्षार्थी की स्वतंत्रता या अधिगमकर्ता को स्वतंत्रता, फ्रीडम टू लर्नर। अधिगमकर्ता को स्वतंत्रता को अधिगमकर्ता की स्वतंत्रता को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है, पूर्ण स्वतंत्रता देने की वकालत की गई है। शिक्षक को अधिगमकर्ता के विचारों एवं भावों को सम्मान देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए तथा प्रत्येक विद्यालयी व्यवस्था संबंधी नियमों के निर्धारण तथा कार्यक्रमों के निर्धारण में उसकी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। शिक्षक की जो भूमिका है वह सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क 2005 में शिक्षक की भूमिका को सुविधादाता के रूप में स्वीकार किया गया है। शिक्षक के द्वारा छात्रों के शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करना चाहिए तथा उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखकर उसे परामर्श प्रदान करना चाहिए। एक शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र की व्यक्तिगत योग्यता, व्यक्तिगत क्षमता, व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही उसे परामर्श दे। नेक्स्ट पॉइंट है कक्ष का वातावरण, इन्वायरमेंट ऑफ क्लासरूम। कक्ष का वातावरण, कक्ष का वातावरण, इन्वायरमेंट ऑफ क्लासरूम। कक्ष का वातावरण जैसा होगा शिक्षा व्यवस्था वैसी ही होगी। शिक्षा व्यवस्था पर कक्ष का वातावरण बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो पाठ्यक्रम संरचना 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में प्रजातांत्रिक कक्षा व्यवस्था की स्थिति की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें प्रत्येक छात्र को अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है तथा छात्रों का शिक्षक के साथ आत्मीय व्यवहार रखने की वकालत की गई है। कक्षा में सभी छात्रों के प्रति शिक्षक द्वारा समानता एवं निष्पक्षता का व्यवहार किया जाएगा। इससे कक्ष में प्रत्येक छात्र को स्वतंत्रता एवं समानता के वातावरण के अनुरूप होना चाहिए। इससे कक्ष में प्रत्येक छात्र को स्वतंत्रता एवं समानता के वातावरण का अनुभव होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं। समावेशी छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं, स्पेसिफिक फैसिलिटीज फॉर इंक्लूसिव स्टूडेंट, स्पेशल चाइल्ड के लिए विशेष सुविधाएं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकताएं सामान्य बालकों से अलग होगी। इसलिए छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है या उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास की भी व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है उपयोगी शिक्षा, यूजफुल एजुकेशन। उपयोगी शिक्षा, यूजफुल एजुकेशन। इस पाठ्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता, क्षमता एवं रुचि के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने के तथ्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। इस पाठ्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता, क्षमता एवं रुचि के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की वकालत की गई है। सामान्यतः इसी आधार पर शिक्षा व्यवस्था प्रत्येक बालक एवं बालिका के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। जो बालक के आवश्यकता, क्षमता के अनुरूप है वही शिक्षा व्यवस्था बालक के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसके लिए शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक एवं छात्र सभी को सहयोगी के रूप में कार्य करना होगा। नेक्स्ट है एकता की भावना का समावेश। एकता की भावना का समावेश, इंक्लूशन ऑफ स्पिरिट ऑफ यूनिटी। इंक्लूशन ऑफ स्पिरिट ऑफ यूनिटी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में विद्यालयी व्यवस्था में संपन्न होने वाली प्रत्येक गतिविधि राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना को विकसित करने वाली होगी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में विद्यालयी व्यवस्था में संपन्न होने वाली प्रत्येक गतिविधि राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना को विकसित करने वाली होनी चाहिए। राष्ट्रीय सद्भावना के लिए सभी छात्रों को यह अनुभव कराया जाना चाहिए कि किस प्रकार की उनमें किसी भी प्रकार की असमानता नहीं है। अक्षम एवं सामान्य छात्रों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी अक्षमता का, उन्हें अपनी कमियों का, उन्हें अपनी विशिष्टता का अनुभव न हो। नेक्स्ट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था, क्वालिटेटिव एजुकेशन सिस्टम। क्वालिटेटिव एजुकेशन सिस्टम। इस पाठ्यक्रम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया गया है। प्रत्येक छात्र के लिए विद्यालय में शैक्षिक वातावरण, स्वस्थ विद्यालयी परंपरा, प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल का मैदान, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था एवं उनके संरचना की व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक बालक एवं बालिका के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होने पर प्रत्येक छात्र का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा। नेक्स्ट है शांति एवं सद्भावना की शिक्षा, एजुकेशन फॉर पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। शांति एवं सद्भावना की शिक्षा। शांति एवं सद्भावना की शिक्षा इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस पाठ्यक्रम के अनुसार प्राथमिक स्तर से ही छात्रों में सद्भावना एवं शांति का
विकास करना चाहिए। इसके आधार पर प्रत्येक छात्र एक दूसरे के प्रति, शिक्षकों के प्रति, विद्यालय के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति सद्भावना रख सकेंगे। इससे मानसिक एवं सामाजिक शांति विकसित होगी। फलस्वरूप संपूर्ण समाज में समरसता एवं एकता विकसित होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के अनुसार दिए गए सुझावों को समावेशी विद्यालयों एवं समावेशी शिक्षा में प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग किया भी जा रहा है, क्योंकि इस पाठ्यक्रम में सभी छात्रों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। समावेशी विद्यालय में भी प्रत्येक छात्र के आत्मसम्मान एवं आत्मगौरव को संरक्षित किया गया है। अतः पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रस्तुत सुझाव समावेशी शिक्षा एवं समावेशी विद्यालय संबंधी सुझाव हैं, जिनको समावेशी विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था में पाठ्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने में मदद मिलती है। तो हमने क्या क्या देखा कि शिक्षा संरचना में अक्षमता एवं समावेशी की जो परिभाषा है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के उद्देश्य, कार्यक्रम एवं गतिविधियों को ही संश्लेषित एवं पोषित करता है, जिसमें पहला है छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, दूसरा है लोचपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, तीसरा है निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था, चौथा है अधिगमकर्ता को स्वतंत्रता, पांचवा है शिक्षक की भूमिका, छठा है कक्ष का वातावरण, सातवां है समावेशी छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं, आठवां है उपयोगी शिक्षा, नौवां है एकता की भावना का विकास, एकता की भावना का समावेश, दसवां है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था तथा लास्ट है शांति एवं सद्भावना की शिक्षा। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में समावेशी शिक्षा एवं समावेशी विद्यालयों की ओर इन सभी बातों की ओर इंगित किया गया है, इन सुझावों को दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आपके सिलेबस में दिया हुआ है। डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड इंक्लूसिव विद इन द एजुकेशन फ्रेमवर्क NPE न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो अब हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के समग्र रूप पर विचार कोठारी आयोग 1964-66 ने किया, जिसके आधार पर जुलाई सन 1968 में सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। किंतु शिक्षा नीति के प्रस्तावों एवं प्रावधानों को पूर्ण रूपेण से लागू नहीं किया गया। जनवरी सन 1985 में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने सत्ता संभालते ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित करने एवं लागू करने की घोषणा की, जिसमें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण कर समीक्षा की गई। इस समीक्षा एवं विश्लेषण के आधार पर चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया गया। इस डॉक्यूमेंट के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्तावित प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया और मई सन 1986 में संसद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के रूप में स्वीकृति प्रदान की।
या मान्यता प्रदान की गई संसद के द्वारा। और स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अभिप्राय ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग एवं निवास के विभेदीकरण के बिना एक निश्चित स्तर तक सभी को तुलनात्मक गुणात्मकता के साथ शिक्षा प्रदान की जा सके। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अध्यक्षता में तैयार की गई थी। उनके कार्यकाल में ही इसे संसद से कानून का रूप प्रदान किया गया था, इसे स्वीकृति मिली थी। तो अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्या प्रावधान हैं। प्रोविजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण प्रक्रिया के समय भारत सरकार ने अगस्त 1985 में एक दस्तावेज शिक्षा की उन्नति एवं चुनौती संबंधी परिप्रेक्ष्य में जारी किया था। इस दस्तावेज को जारी करने का उद्देश्य शिक्षा नीति के संबंध में देशव्यापी विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना था। देशव्यापी विचार विमर्श करना था। जैसे आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उस पे जगह जगह वेबिनार सेमिनार हो रहे हैं और उस पे सरकार सुझाव मांग रही है, विभिन्न राज्यों से सुझाव मांग रही है, विभिन्न शिक्षाविदों से उस पे सुझाव मांग रही है, उस पे विचार मांग रही है कि उसमें और क्या क्या सुधार किया जा सकता है। तो उसी प्रकार जब 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी तो इस दस्तावेज को जारी करने का उद्देश्य था कि शिक्षा नीति के संबंध में देशव्यापी विचार विमर्श को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए पर्याप्त आधार तैयार हो सके तथा समाज के विभिन्न वर्ग अपने विचार, अपनी मांगों, अपनी आवश्यकताओं को नई नीति के निर्माताओं के सम्मुख रख सके। आशा के अनुरूप इस दस्तावेज पर संपूर्ण भारत में पर्याप्त विचार विमर्श हुआ तथा विभिन्न वर्गों, बौद्धिक वर्ग, सामाजिक वर्ग, राजनैतिक वर्ग, व्यवसायी वर्ग, प्रशासकीय वर्ग आदि ने अपने अपने सुझाव दिए, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। कुछ नए दस्तावेज में प्रस्तावित कुछ लोगों ने दस्तावेज में प्रस्तावित नीति का स्वागत किया तो कुछ ने कुछ दस्तावेजों में आपत्तियां उठाई। कुछ लोगों ने नए दस्तावेज का स्वागत किया तो कुछ ने आपत्तियां उठाई। मई 1986 में भारत सरकार ने शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप तैयार किया और जारी भी किया। 1986 शिक्षा नीति मई 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया और उसे जारी किया। मानव संसाधन मंत्रालय ने इस नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए एक कार्यान्वयन कार्यक्रम भी तैयार किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कुल 12 खंडों में बांटा गया है, जिसमें कुल 157 बिंदुओं के अंतर्गत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को नीतिबद्ध किया गया। विभिन्न खंडों के मुख्य प्रावधानों का हम संक्षेप में विभिन्न खंडों के मुख्य प्रावधानों को आगे देखेंगे, जिसमें पहला है खंड 1 प्रस्तावना। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देखते हैं कि खंड 1 में प्रस्तावना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के विषय में क्या कहा गया है। तो प्रस्तावना खंड 1 में हम देखते हैं कि राष्ट्र आर्थिक एवं तकनीकी विकास के एक ऐसे दौर में पहुंच गया है जबकि उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम लाभ उठाने
तथा परिवर्तन का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। एक लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मार्ग शिक्षा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मार्ग जो है वह शिक्षा है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जनवरी 1985 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने की घोषणा की। भारतीय शिक्षा आज दोराहे पर खड़ी है। न तो सामान्य रेखीय वृद्धि और न ही सुधार की वर्तमान गति तथा प्रकृति सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। इसके अतिरिक्त नई चुनौतियां तथा सामाजिक आवश्यकताओं ने सरकार के लिए यह आवश्यक कर दिया है कि वह एक नई शिक्षा नीति का निर्माण करे तथा उसे क्रियान्वित करे। दूसरे खंड 2 के अंतर्गत शिक्षा के सार तथा भूमिका का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति खंड 1 में प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया है और खंड 2 के अंतर्गत शिक्षा का सार यानी शिक्षा का अर्थ और उसकी भूमिका की चर्चा की गई है। तो हम देखते हैं खंड 2 में कि हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा सभी के लिए है। हमारे सर्वांगीण विकास, भौतिक तथा आध्यात्मिकता का यह आधार है। शिक्षा संवेदनशीलता तथा प्रत्यक्षीकरण को परिमार्जित करती है, जो राष्ट्रीय एकता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मस्तिष्क एवं आत्मा की स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं। इस सरकार से शिक्षा संविधान ने स्वीकृत समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा प्राणांत एकता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता की है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षा मानव शक्ति को विकसित करती है। यह खंड 2 में शिक्षा के अर्थ और भूमिका के विषय में बताया गया है। तीसरे खंड में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली की चर्चा की गई है। खंड 3 में पार्ट 3 में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली की चर्चा करते हुए कहा गया है कि शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली से अभिप्राय है कि एक निश्चित स्तर तक सभी एक छात्रों की जातीय, मत या लिंग के भेदभाव के बिना तुलनीय गुणवत्ता वाली शिक्षा पर पहुंचना है। अर्थात किसी भी बालक के साथ उसके जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। शिक्षा की प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना समाहित की गई है। 10+2+3 को संरचना को 10+2+3 की संरचना, आप सभी जानते हैं 10+2+3 की संरचना क्या है। तो 10+2+3 की संरचना को राष्ट्र के सभी भागों में स्वीकार किया गया। देश के सभी राज्यों ने 10+2+3 की संरचना को स्वीकार किया। प्रथम 10 वर्ष की शिक्षा को पुनः विभाजित करने के लिए 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा तथा 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के प्रयास किए गए, जिसका अनुमान 2 वर्ष के हाई स्कूल शिक्षा करेगी। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित होगी, जिसमें पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग तथा शेष अंग जो होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, जिसमें पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग तथा शेष फ्लेक्सिबल अंग होंगे, ताकि पाठ्यक्रम में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन किया जा सके। शैक्षिक प्रत्यावर्तन प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण मतलब सबके लिए शिक्षा उपलब्ध हो। तो शिक्षा प्रत्यावर्तन प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्रौढ़ साक्षरता, वैज्ञानिकी एवं तकनीकी अनुसंधान के कार्यक्रमों को संसाधन सहायता प्रदान करने का राष्ट्र
समग्र रूप से उठाएगा, जिसमें हम पहला देखते हैं कि शिक्षा में देखते हैं शिक्षा प्रक्रिया एक पोषक उद्देश्य जीवन पर्यंत उद्देश्य है। युवकों, गृहिणियों, कृषकों, औद्योगिकों, मजदूरों तथा प्रोफेशनलों को सभी को शिक्षा का सार्वभौमिकरण माने सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम शिक्षा पर बल दिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में ही इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, दूरस्थ विश्वविद्यालय और भी मुक्त ओपन यूनिवर्सिटियों की स्थापना की गई और दूरस्थ शिक्षा को भी मंजूरी दी गई, डिस्टेंट एजुकेशन जिसे हम कहते हैं। दूसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा भारतीय चिकित्सा परिषद की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने के इन सभी को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने की जिम्मेदारी दी गई। एकीकृत योजना को लागू किया गया। ये संस्थाएं शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थाएं NIEPA तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान IISTE के साथ मिलकर शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सहभागी होंगे। यद्यपि राज्यों के शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व अपरिवर्तित होंगे, परंतु शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने, गुणवत्ता एवं मानकों को बनाए रखने, विकास के लिए आवश्यक मानव शक्ति को जानने एवं नियंत्रित करने, अनुसंधान की आवश्यकताओं की देख रेख करने, शिक्षा, संस्कृति एवं मानव संसाधन विकास के अंतर्राष्ट्रीय पक्षों को देखते हुए तथा संपूर्ण राष्ट्र में शिक्षा के सभी स्तरों पर श्रेष्ठता के उन्नयन करने में, शिक्षा के सभी पक्षों पर श्रेष्ठता का विकास करने, उनका उन्नयन करने में केंद्र सरकार का जो उत्तरदायित्व होगा वह राज्य सरकार के मुकाबले ज़्यादा होगा, उसका उत्तरदायित्व ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम खंड 4, खंड 5, खंड 6 को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।